जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस आक्रामक और तरीके से ओबीसी अब आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के मुद्दे को लेकर सामने आई है। अखिलेश यादव इस पर पहले ही बात करते रहे हैं, मायावती भी बात करती हैं, बीजेपी भी हालांकि आज से अपनी धन्यवाद मोदी सम्मेलन शुरू किया है उन्होंने। लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों का जो रवैया है जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में, उन्हें लग रहा है कि 2024 के लिए कोई लो हैंगिंग सा फ्रूट है, बस अपनी एड़ियां उठाई और डाली से लटके हुए इस फल को हम वोट की शक्ल में तोड़ लेंगे? तोड़ देंगे? बिल्कुल नीरज जी, बहुत अहम सवाल है ये। और सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं जो गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार इस मसले पर काम करते रहे हैं कि भाई जाति एक ऐसी शय है जिसके आधार पर वंचना हुई है, और इसके सवाल को उठाना इस देश का एक अहम हिस्सा है, और वो सारे सवाल वो उठते रहे। अब सियासत भी इसे अहम मानती है, और खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से चूंकि आपका सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में सभी दल, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो उनकी वैचारिक जमीन तो खैर सैद्धांतिक रूप से वही रही है कि वो वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेल दिए गए तबके के लिए बात करते रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में सवर्ण वर्चस्व और सवर्ण गोलबंदी की पार्टियां रही हैं, लेकिन पिछले दिनों से जो राजनीति बदली है, खासकर बीजेपी ने जो अपने चुनावी समीकरण ऐसे साधे, तो ये काम बीजेपी पहले से कर रही थी कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंचित समूहों को, उनके वंचित समूहों के भीतर से एक दुश्मन पैदा करके, नाराज खेमे को अपने साथ लेकर के एक पूर्ण बहुमत की सरकार राज्यों में भी बना रही है और केंद्र में भी बना रही है। इस बार लेकिन उसे यह दिख रहा है कि चाहे जो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो वंचित तबके की भागीदारी का सवाल हो, पिछले दिनों जब इस पर डिबेट गरमाई, जब कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये तो ओबीसी विरोधी हैं क्योंकि उन्होंने मोदी मोदी जोड़ दिया, तब पे ये गहराई। फिर कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया कि ओबीसी का सवाल तो ये है कि 52% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, जाति जनगणना क्यों नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि एक तरफ इस उत्तर प्रदेश में इस वैचारिक राजनीति ने इतनी पुख्ता अपनी आवाज की है कि मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को इस पर आना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, कि बीजेपी और कांग्रेस, अब उन दोनों धड़ों ने यह तय किया कि बीजेपी को पता है कि केवल सवर्ण वोट या केवल हिंदू के नाम पर वोट पा करके वो सरकार नहीं बना सकते, इसलिए वो लगातार इन समूहों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते रहे और बहुत हद तक कामयाब भी होते रहे। तो यही काम बीजेपी इस समय कर रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी कोई भी राजनीतिक जमीन तैयार करनी है तो बिना जाति पर बात किए, और वो भी औपचारिक बातचीत नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार या जहां भी सामाजिक आंदोलन मजबूत रहे नीरज जी, उन जगहों पर आप केवल ये नहीं कह सकते कि हम ओबीसी को हक देंगे। आपको ऑब्जेक्टिवली मुद्दा रखना होगा कि जाति जनगणना पे क्या करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी थोड़ी दूसरे ढंग की इस समय राजनीति कर रही है, लेकिन अगर कांग्रेस और सपा ये दोनों इस मुद्दों को अगर केंद्र में रखते हैं कि भाई आपका स्टैंड क्या है, जाति जनगणना पर क्या स्टैंड है, आपका ओबीसी रिजर्वेशन पर क्या स्टैंड है, आपका 69 शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्या स्टैंड है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की धन्यवाद यात्रा का कोई जवाब पेश करते हैं। अन्यथा बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो भी अपने वोटर को साधने के लिए, ओबीसी और तमाम लोगों को साधने के लिए अपने कार्यक्रम करती रहेगी। तो मुझे फिलहाल ये पूरा परिदृश्य इसमें दिखाई दे रहा है। जी नहीं, बिल्कुल। लक्ष्मण जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कुमार अभिषेक जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि अकादमिक के जगत धरातल पर ये वोट टर्न आउट करने का मुद्दा है। जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें तो थोड़ा, चूंकि बिहार का जिक्र हो रहा था तो मैं भी बिहार से ही शुरू करता हूं कि पिछले दिनों जब जाति का सर्वे बिहार में शुरू हुआ, जिस पर हाईकोर्ट ने बाद में रोक लगा दी, तो सोशल मीडिया पर एक अजब उत्साह था। लोग अपने जाति के कोड का काफी जिक्र कर रहे थे और उसको लेकर तमाम मीम्स बन रहे थे जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था, और इसकी चर्चा गली गली जरूर शुरू हो गई थी कि कौन कितना है। मतलब अगर एक सुगबुगाहट नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शुरू की, तो हम लोग अगर नोएडा में बैठे हैं या लखनऊ में बैठे हैं तो इसकी चर्चा जरूर शुरू हो गई कि कोड किसकी जाति के साथ क्या है, कौन कितना है, क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है।
अब मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को पकड़ा है और अगर ये कहें कि 2000 मतलब एक साल पहले से ये मुद्दा इसको धार देने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या यह मुद्दा अकादमिक जगत से उतरकर अब सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली बात हो गई है? क्योंकि जो बीजेपी का विजय रथ मोदी जी ने जब 2014 में शुरू किया तो उन्होंने नारा लगाया कि पिछड़े का बेटा है, पिछड़े का बेटा आया है, और उसके बाद जो मैंडेट भाजपा को मिला वो अभूतपूर्व था। लेकिन अगले ही साल बिहार में बस एक आरक्षण का मुद्दा उठा और लालू नीतीश की जोड़ी ने उस विजय रथ को रोक दिया। तो क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार जो ये आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये बात अब अकादमिक डिबेट से निकलकर जमीन पर आ चुकी है और अब लड़ाई जाति और धर्म के बीच की राजनीति की होनी शुरू हो गई है? क्योंकि ये अचानक से तो नहीं हो सकता है ना कि सपना आया होगा कांग्रेस को और उसने अपना पूरा जो मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए, वो जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द रच दिया और हर ब्लॉक में वो निकालने लगी। और अचानक से ये भी नहीं हुआ होगा कि बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा है वो उतर गया फ्रंट पर कि मोदी जी को धन्यवाद कहना है, क्योंकि ओबीसी का इतना बड़ा हित तो कहीं पूरा ही नहीं हुआ, जैसा जेपी नड्डा के बयान का जिक्र नीरज जी खुद ही कर रहे थे। तो क्या अब ये मुद्दा अकादमिक जगत से बाहर आ पाया है और जमीन पर माहौल बना पाया है, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, या आप कह लीजिए कि दूसरे जो विपक्ष के दल है उनको एक भविष्य की संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए अमीश जी, हम लोग यहाँ चर्चा तो बहुत पहले से करते रहे हैं और कुमार अभिषेक जी ने बिल्कुल ठीक ये कहा कि इसकी बहस तो लंबे समय से रही है, और इसीलिए मैंने अपनी पहली टिप्पणी में उन सारे लोगों को याद किया था जो गैर राजनीतिक लोग एक बड़ी तादाद में इस मुद्दे पर काम करते रहे। आज राजनीतिक दल अगर इस मुद्दे पर बात करना शुरू कर दिए हैं तो ये तो एक मुद्दा एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी हम तो बात करते ही थे, अब राजनीतिक दल सीधे तौर पर इस पर बात करने लगे हैं, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, ओबीसी या आइडेंटिटी का एक कास्ट वाला हिस्सा हो, क्योंकि आइडेंटिटी का धर्म वाला हिस्सा काम करता रहा है, उस पर बात होती रही। एक तो ये बात है, ये अगर एक स्टेप आगे बढ़ गया है और राजनीतिक दल इस पर बात कर रहे हैं, तो मैं कुमार अभिषेक जी वाली जो शंका है जिस पर उन्होंने अभी ये बात कही, और तार्किक बात है कि यह कितना वोटों को प्रभावित करेगी, इस बात में शंका है। मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं कि अगर ये वोटों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता तो ये मुद्दा राजनीतिक दलों के सामने इस तरह से हावी नहीं होता। नंबर एक, बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर काम करने के लिए चाहे कुख्यात कह लें, विख्यात कह लें, सुख्यात कह लें, लेकिन बीजेपी की पिच कौन सी रही है? सांप्रदायिकता की पिच रही है, धर्म की पिच रही है। जाति पर बीजेपी कब बात करना शुरू करती है? पिछले 1-1.5 दशक में। हालांकि ये गोविंदाचार्य और अटल बिहारी वाजपेयी का एक समीकरण 90 के बाद ही बनना शुरू हो गया था। मंडल के बाद जब कमंडल आया, उस समय से ही वो लोग सोशल इंजीनियरिंग करके तमाम जातियों को साधना शुरू कर चुके थे। लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी ने वही काम किया कि तमाम वे जातियां, क्योंकि जाति की आइडेंटिटी अब समाज में इस कदर हावी हो चुकी थी जो राजनीति पर असर डालना शुरू कर रही थी, और 90 के बाद की राजनीति खास तौर पर इस बात को महसूस करती है। बीजेपी इस बात को एड्रेस न करे तो वो राजनीति नहीं कर सकती थी। बीजेपी ने कैसे एड्रेस किया पिछले दिनों? नाराज खेमों को, जातीय समूहों को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब नाराज जातिगत समूहों को आप 1 चुनाव 2 चुनाव में अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और वो किया उन्होंने। इस बार बीजेपी चाहती तो वही काम कर सकती थी, लेकिन उसे पता है कि कई चीजें सरकार में रहते हुए आपके डिलीवरी पॉइंट पर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी शिक्षक भर्ती और जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें एक भी, उत्तर प्रदेश में हम बात कर लें, एक भी नियुक्ति ऐसी नहीं हुई है जिसमें आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण का अनुपालन किया गया हो। एक भी जगह पर ऐसा नहीं हुआ है कि जो दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार हो उसमें कास्ट का एंगल ना आया हो। चाहे वो हाथरस देख लें, चाहे वो बुलडोजर चल रहा हो, उस सब में देख लें। मुसलमान वाले पर लोग कम बोलते हैं, लेकिन कास्ट जैसे ही आता है लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये है
कि भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों के मुताबिक यह मुद्दा वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रख रहा है, इसलिए कभी वो ओबीसी पहचान पर कांग्रेस पर हमलावर है, और कल तक जो दल क्षेत्रीय दलों को कहते थे कि ये तो जातिवादी पार्टियां हैं, बसपा और सपा जातिवादी पार्टी है, अब वे भी उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी साथ में खड़ी थी जातिगत जनगणना पर। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये वोटों को प्रभावित करने की क्षमता ये मुद्दा रखता है। हाँ, कुमार अभिषेक जी की इस वाली बात से मैं सहमत हूं कि जिन लोगों के पक्ष में ये मुद्दा जाएगा, ये उनके पक्ष में जाएगा जो अपनी बात लोगों तक समझाने में कामयाब हो पाए। और मिसाल के तौर पर, चूंकि अमित जी आपने बिहार का उदाहरण लिया है, तो बिहार में एक जगह पर मैं इसमें एक लूप होल देख रहा हूं। जाति जनगणना शुरू हुई और जाति जनगणना वो नहीं थी, वो जनगणना राज्य करा नहीं सकता, तो उन्होंने सर्वे कराया कि हमें राज्य के लिए नीतियां बनानी है, तो कौन पिछड़ गया है इसकी जानकारी के लिए हम अपने राज्य के स्तर पर सर्वे करेंगे कि कौन सी जाति कितनी है। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड उसके बाद खामोश हो गए। अभी कुछ स्तर पर वो कर रहे हैं। अगर आपने एक चाल चल दी है तो अब आपको इसको एक जन आंदोलन में तब्दील करके लोगों को समझाना चाहिए था कि ये रोक क्यों लग रही है, और अगर रोक लग गई तो इससे आपका क्या नुकसान होगा, और अगर जातिगत सर्वे हो गया होता तो आपको क्या लाभ मिलता। यही काम अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर जनता तक पहुंचा पाएगी, तो ये जो खाई है ना ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोयरी और बाकी नॉन ओबीसी जातियां, नॉन यादव जातियां या जाटों के गैर जाटो शेड्यूल कास्ट की जातियां, अगर उन तक ये बात पहुंचाई गई तो ये 24 में बहुत भारी असर दिखाएगी। ठीक बात है कि निषाद, राजभर, अपना दल का एक खेमा आज भी बीजेपी के साथ खड़ा है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कुछ सवाल अब बीजेपी के शासनकाल में रहते हुए ऐसे उभर गए हैं कि वो जब गांव में रैलियां कर रहे हैं तो सभा में हुटिंग हो रही है कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्यों ये नहीं मिला। कितने दिन आप कहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण यादव खा गए, कुर्मी खा गए। इसलिए अब एक डिबेट का लेवल थोड़ा आगे बढ़ गया। इसीलिए ओबीसी को शुक्रिया करने के लिए, मोदी जी को शुक्रिया करने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस रायपुर अधिवेशन में पास कर चुकी है कि हम 50% गैर सवर्णों को अपने संगठन में जगह देंगे। अब एक आखिरी टिप्पणी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अभी भी इन दोनों जगहों पर निर्णय लेने वाली जगह पर वो सहजता इस मुद्दे को लेकर नहीं आई। वो ये चाहते तो जरूर नहीं कि इसका लाभ हमें मिल जाए। जैसे समाजवादी पार्टी को अभी यह समझ में आना बाकी है कि एक तरफ आप सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की बात करेंगे और ठीक उसी समय मंदिर में आरती करते हुए एक फोटो आएगी जो मुसलमान और पिछड़े और दलित तीनों को परेशान करेगी, असहज करेगी। ओबीसी में सबको नहीं, लेकिन एक खेमे को तो परेशान करेगी। तो ये जो अंतर विरोध है इन पार्टियों का, वो मुद्दे के प्रति ईमानदारी का नहीं है, वो वोट को केंद्र में रख करके है। इसलिए इनमें जो भारी पड़ेगा, आज की डेट में ये मुद्दा कांग्रेस और सपा को फायदा देता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ये अपने वोटर को कन्विंस करने में नाकामयाब हो गए तो फिर हो सकता है बीजेपी इसका भी लाभ ले ले। जी, यही कहना था। जी लक्ष्मण जी, आपकी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी। लक्ष्मण अपनी एक बड़ी क्लैरिटी के साथ दी गई अपने वक्तव्य में अनुपम जी ने बताया कि ये दलित का, अति पिछड़ों का और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, ये कागज पे जो आकर्षण देता है वो वोटिंग के वक्त वो आकर्षण वोटिंग में तब्दील नहीं हो पाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल कह रही है कि वो इसी पे फोकस कर रहे हैं, दलित, मुस्लिम, एमबीसी। वो जाहिर तौर पर कर्नाटक के चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा के बाद, थोड़ा सा भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़ा उत्साह है पार्टी में। कर्नाटक के चुनावों ने उसमें थोड़ी सी और जिसे कहते हैं कि एक बूस्टर डोज का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित नेता को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया, और जो कि पिछले 8 महीने में कतई एक कठपुतली प्रेसिडेंट साबित नहीं हुए हैं, अभी तक अपनी परफॉर्मेंस से वो सबको खुश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि हम एक दलित, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को यह भी लगता है कि लोकसभा के चुनाव में हम, विधानसभा चुनाव वाली बात नहीं होगी, जो दलील हम लोग भी देते हैं कि लोकसभा के चुनाव में देश भर में मोदी को टक्कर देने के लिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए सबसे पहला चेहरा जो है वो, जो शक्ल सामने आती है वो हाथ की आती है, पंजे की आती है। तो ऐसी सूरत में अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है
कि वो 2024 में उत्तर प्रदेश में अपनी इस नई रणनीति के तहत वो ये भी कह रहे हैं कि हमें स्वर्णों का वोट नहीं मिलेगा, इसके चलते तो हमें उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि एक ही वक्त पर सारे वोट नहीं लिए जा सकते। ये सोशल इंजीनियरिंग करने के चक्कर में भी वो अब नहीं पड़े जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर 2024 में अच्छा प्रदर्शन यूपी में करने की कांग्रेस सोच रही है, तो उनके इन सपनों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह के तो नहीं टाला जा सकता, या टाला जा सकता है, आपको लगता है? है अब कोई एक राजनीतिक दल अपने बहुत सारे लाव लश्कर के साथ काम करता है और उसका एकमात्र काम वो होता है कि लोगों को पहचाने, राजनीतिक मुद्दों को पहचाने और उसके हिसाब से राजनीति के रुख जो बदल रहे हैं अपने भी रुख को बदलें। तो कांग्रेस पार्टी के पास भी ऐसे तमाम लोग होंगे जो ये बात समझ रहे होंगे, मूल्यांकन कर रहे होंगे कि जिनको जिन जिन मुद्दों को पहले उठाया, जिन पर शिकस्त खाए, उनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो छोड़े नहीं जा सकते, भले ही शिकस्त मिले। उन मुद्दों को उन्होंने पकड़ा हुआ है। सांप्रदायिकता को एक नए शब्द नफरत के साथ रिप्लेस करके मोहब्बत की बात कर रहे हैं। भारत बेचा जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के बदलाव के साथ कोई भी सजग जागरूक राजनीतिक दल उसे पढ़ने और अपने राजनीतिक रणनीति के हिसाब से बदलने के लिए कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी ने यह बात बखूबी समझी और मैं अभी भी पिछली टिप्पणी में मैंने इसी संदर्भ में एक बात कही थी। आपने जो कहा कि वो क्या साबित होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प कितने बचे हैं। कांग्रेस एक जमाने में और लंबे वक्त तक, खैर बहुत पुरानी बात हो जाएगी क्योंकि अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो बहुत पीछे नहीं जाते हैं कि सबका प्रतिनिधित्व करती थी, कोट अनकोट सबका, लेकिन बहुत तेजी से उनसे नाराज खेमे बाहर चलते चले गए। कांग्रेस के थिंक टैंक जो भी लोग होंगे, उसमें टैंक की भाषा हालांकि गड़बड़ है, लेकिन उस खेमे में एक बात तो होगी कि जो हमसे नाराज होकर के अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्रकों की तरफ चले गए या हम जिनको एड्रेस नहीं कर पाए, उन्हें वापस ले आया जाए। तो इसमें तो भाई सबसे पहला वर्ग वो होगा जो अपर कास्ट है, शहरी मतदाता है। कांग्रेस अगर उन्हें पहले भी कोशिश कर चुकी है वो साथ ले आने की, और उन्हें ये दिख रहा है कि वो मतदाता समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त अपनी पूरी निष्ठा साबित किए हुए है, तो फिर विकल्प क्या बचता है? मुसलमान आपके साथ वैसे भी हैं, क्योंकि उन मुसलमान को ये साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनके खिलाफ है, तो वो उसके सामने जो मजबूत होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं पूरी ईमानदारी से। अब तीसरे समूह कौन से बचे? वो ये जाति के नाम पर जो समूह उनसे छिटक गए, उनको कांग्रेस वापस लाने की कोशिश कर रही है। और ये इस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब जाति के नाम पर तमाम क्षेत्रीय दलों के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ला चुकी है। और जो शंका भी अभिषेक जी कर रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी कितने वोटर इन बदलते समीकरणों में वोट देने के दिन इस बात को याद रखेंगे कि बड़े मुद्दे, सरोकारी मुद्दे या बड़े सवाल कितने अहम हैं और भारतीय जनता पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई है, तो हम या तो कांग्रेस को वोट दें या सपा को वोट दें। यूपी में तो दो विकल्प है। अब मेरा कहना यह है कि अगर जो अभी शायद हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं अनुपम जी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवियों ने ही ये मुद्दे उठाए थे। भाई ये मंडल आंदोलन तो बहुत बड़ा एक आंदोलन था। और मैं तो अनुपम जी एक बात और जोड़ दूं कि जो कथित बुद्धिजीवी समूह था जो बड़े शहरों में अकादमिक जगत में बैठा हुआ था, वो तो घोर मंडल विरोधी था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का हूं और मैं जानता हूं कि मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। और अकादमिक जगत ने इस तरह की जातिगत चर्चाओं को हाशिए पर रखा। कहना मेरा यह है कि हम उनकी बात कर रहे थे, शायद नीरज जी या अभिषेक जी उनकी बात कर रहे थे जो सामाजिक समूह इन वर्गों से आकर के एक विमर्श के रूप में इन मुद्दों को उठा रहे थे। वो विमर्श अब जमीन पर इस हद तक बन रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा सब उन मुद्दों को उठा रही है। अब मेरी टिप्पणी यह है कि वोट देने तक ये बात बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी की, बहुत छोटा सा समूह होता है जो बहुत बहुत दूर तक इन चीजों को नहीं हैंडल कर पाता है। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं,
अगर वो छोटा सा समूह बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने अपना यह दबाव मानने पर मजबूर कर रहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी अब ये कह रही है कि हम जाति जनगणना के मुद्दे को उठाएंगे, ओबीसी रिजर्वेशन, और राहुल गांधी का बयान देखिए कि अगर रिजर्वेशन लागू होने के बाद 10% लागू होने के बाद 60% की अपर लिमिट चली गई है, तो ये बात क्या ओबीसी समूहों में नहीं जाएगी? और मैं तो एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस अगर आज घोषणा कर दे, और ढंग से अगर कांग्रेस को इस पॉलिटिक्स को करना है जो बीजेपी भी उसे करवाना चाहती है कि भाई ओबीसी पर करो क्योंकि मोदी का अपमान है, कांग्रेस अगर आज घोषणा कर दे कि अपर लिमिट क्रॉस हो गई है 52% को, मंडल कमीशन कहता है हम 52% रिजर्वेशन देंगे, आप देखिए ये वोटर शिफ्ट होगा। भले ही अभिषेक जी मैं ये भी मानता हूं कि ये जो 52% आरक्षण का लाभार्थी समूह वो भी शिक्षित वर्गीय होता है, जो आम गरीब कमजोर अति पिछड़ा समुदाय है गांव में, उसको नहीं पता कि आरक्षण क्या है, मंडल क्या है, वो तो उसका एक तबका बीजेपी को वोट देगा, उसके लिए वो 5 किलो अनाज, 500 रुपया, वो सब काम करेगा, मैं इसमें सहमत हूं। पूरा पैराडाइम शिफ्ट तो होता नहीं, लेकिन अगर विमर्श बदलते हैं तो उन विमर्शों का असर वोटिंग पैटर्न पर अगर 5% भी पड़ जाए तो मुझे लगता है कि सीटों पर परिणाम का असर दिखेगा। इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है अगर कांग्रेस इस पर ईमानदारी से खड़ी होती है। अगर बीजेपी अगर समाजवादी पार्टी वाकई इस बात को साबित करती है कि हाँ हम किसान, मजदूर, ओबीसी, दलित इनकी बात कर रहे हैं, तो तमाम अंतर विरोधों के बावजूद अगर वो 36% को मेंटेन कर पाए या 40 पहुंचा पाए तो भाई 20-25 सीट तो ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत सकता है। और अगर एक कयास मैं और लगा रहा हूं कि कांग्रेस, सपा और बाकी छोटे दल अगर मिल करके इस विमर्श को खड़ा करके एक साथ चुनाव लड़ गए तो कोई आश्चर्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक राजनीतिक बदलाव दिखे। और अगर ये सब नहीं होता है तो निश्चित रूप से पलड़ा बीजेपी के पक्ष में भारी है। शुक्रिया।